आप एक्ने के बाद होने वाले रेड मार्क्स या फिर ब्लैक मार्क्स या स्कार या गड्ढों से परेशान हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों का मैनेजमेंट देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निधि यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मैं प्रैक्टिस करती हूं नारनौल, हरियाणा में। एक्ने के बाद पोस्ट एक्ने सिक्वेली क्या रहती है? या तो एक्ने हील होगा रेड मार्क्स छोड़ के, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है तो उसमें रेड पिगमेंटेशन होगा, या थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो ब्लैक मार्क्स छोड़ के जाएगा, या फिर होंगे स्कारिंग प्रोसेस, मीन्स कि गड्ढे पड़ेंगे। इसीलिए मैं यह बात समझाना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि चाहे एक्ने की ग्रेड बहुत सीवियर हो या माइल्ड हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, एक्ने जब स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो अपनी कोई भी तरह की सिक्वेली, मीन्स कि कोई भी तरह के मार्क्स या गड्ढे छोड़ के नहीं जाए। क्योंकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इवन ये अगर माइल्ड भी होगा तो ये आपके फेस पे अपनी एक याद छोड़ के जाएंगे। और आई थिंक एक्ने की याद कोई नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि वो या तो ब्लैक मार्क होगा या रेड मार्क या फिर गड्ढे। इसीलिए जब भी आपको एक्ने की स्टार्टिंग होती है, एक ही एक्ने चाहे आ रहा हो, ट्रीटमेंट तभी से स्टार्ट करें। कई पेरेंट्स आते हैं अक्सर, वो बोलते हैं कि मैम इस एज ग्रुप में तो होता ही है एक्ने, पहले तो थोड़े बहुत थे इसलिए हमने ट्रीटमेंट नहीं लेने का सोचा, पर अब तो इसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया है। इसीलिए यूजुअली एक्ने एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही कॉमनली होते हैं हार्मोन्स की वजह से। बट ये कॉमन प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट ट्रीटमेंट इसीलिए ज़रूरी है ताकि इसके बाद जब ये हील हो तो किसी भी तरह के मार्क्स या गड्ढे चेहरे पे ना रह जाए। अब हम ये बात करते हैं कि ये स्कारिंग होती क्यों है। हमने अपने पहले पुराने वीडियो में डिस्कस किया था एक्ने कैसे स्टार्ट होते हैं, उसके लीशंस कैसे बनते हैं, पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो हमने देखा था कि जो एक्ने की पैथोलॉजी होती है वो डर्मिस में होती है। तो कोई भी जब भी स्किन की लेयर्स में कोई भी इन्फ्लामेशन चल रहा है, मीन्स कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो जब भी ये सब प्रोसेस चलती है तो हमारा टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगता है। जो कोलेजन है, डर्मिस में हमारी कोलेजन इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो उनके डैमेज होने की वजह से एट्रोफिक स्कार्स हो जाती है। और कई बार जब ये ज़रूरत से ज़्यादा स्कारिंग प्रोसेस होने लगती है, जब ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है कोलेजन का, पर जिस अरेंजमेंट में वो होने चाहिए उस अरेंजमेंट में ना हो करके किसी दूसरे अरेंजमेंट में डर्मिस में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तब वो हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलोइडल स्कार्स बनने लगते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्कारिंग प्रोसेस हो जाती है, या तो एट्रोफिक स्कारिंग या फिर हाइपरट्रोफिक स्कारिंग। एट्रोफी जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, एट्रोफी हो रही है, वहाँ पे डिप्रेशन आएगा। हाइपरट्रोफी मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा है, तो जो लीजन्स होंगे वो स्किन सरफेस से ऊपर बनकर होंगी। तो अब एट्रोफिक स्कार्स में भी 3 टाइप्स के स्कार्स बनते हैं, आइसपिक स्कार, पॉक्स स्कार एंड रॉलिंग स्कार। तो जो ये आइसपिक स्कार होते हैं ये सबसे कॉमन होते हैं, 60 टू 70% जो स्कार्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, वी शेप्ड होते हैं, बिल्कुल नैरो होते हैं। जो पॉक्स स्कार होते हैं वो अराउंड 20 टू 30% होते हैं, और ये थोड़े से वाइड होते हैं। जो रोलिंग स्कार होते हैं ये सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा अगली लुकिंग होते हैं। और इनमें क्या होता है कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है, वो डीपर डर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ खींच के रखता है। अब हम बात करते हैं, एक टाइप के स्कार्स होते हैं जिनको मैक्यूलर स्कार्स बोलते हैं, जैसे कि इरिदिमा जो रह जाता है एक्ने के बाद। अब मैक्यूलर स्कार्स मीन्स कि मैक्यूल क्या होता है कि जिसमें कोई रीजन में एट्रोफी नहीं होगी, सरफेस उसकी बिल्कुल बराबर होगी, बट जो सरफेस का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होगा हमारी नॉर्मल स्किन के कंपेयर में। तो इनको बोलते हैं मैक्यूलर स्कार्स। इनमें क्योंकि एट्रोफी नहीं हो रखी तो किसी तरह की हमें प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है, क्रीम से ही ये नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए डेरिवेटिव क्रीम्स होती है, ट्रेटिनोइन क्रीम या फिर टेज़ेरोटीन जेल, ये आप अप्लाई कर सकते हैं नाइट में बहुत ही कम अमाउंट में। और इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इन ट्यूब्स के, ये स्किन को थोड़ा इरिटेट करती है, तो मॉइस्चराइज़र आपको साथ में अच्छे से लगाना पड़ेगा। और बहुत ही कम अमाउंट, जैसे सेसम सीड के अमाउंट के इक्वल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वीकली वंस, देन ट्वाइस, देन ऑल्टरनेटली। इसके बाद हम बात करते हैं एट्रोफिक स्कार्स की।
तो जहाँ पे भी स्किन की एट्रोफी हो गई है, मीन्स जहाँ पे भी स्किन में डिप्रेशन आ गया है, कोई क्रीम्स उस टाइम पे काम नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स ही करना पड़ेगा। बिकॉज हमें वहाँ पे स्किन प्रोड्यूस करनी है। स्किन प्रोड्यूस तभी होगी जब उस लेयर पे कोई इंजरी होगी। इंजरी होगी तो वुंड हीलिंग होगी, वुंड हीलिंग में कोलेजन डिपॉजिट होगा, और तभी जो डिप्रेस्ड एरिया है वो रेज होके नॉर्मल लेवल पर आ पाएगा। इसीलिए स्कार्स के लिए आपको प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। अब डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे केमिकल पील्स के बारे में। तो केमिकल पील्स क्या होता है, ये एक कंट्रोल डिस्ट्रक्शन होता है एपिडर्मिस और डर्मिस के अपर पैपिलरी जो लेयर होती है वहाँ तक का, केमिकल्स के थ्रू। अब क्योंकि इसमें एसिड्स यूज़ होते हैं, कार्बोलिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस तरह के एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कभी भी कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो मेक श्योर कि आप वो स्किन स्पेशलिस्ट से ही कराएं। बिकॉज क्या होता है, मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो विदाउट चेक के कहीं भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और फिर वो केमिकल बर्न्स लेकर आते हैं। तो केमिकल पीलिंग स्कार्स के लिए जो की जाती है उसमें मीडियम डेप्थ पील यूज़ की जाएगी, बिकॉज जो स्कारिंग प्रोसेस है वो डर्मिस लेयर में है। तो ये जो मीडियम डेप्थ पील होती है ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है। तो इसमें बहुत ही स्किल नेसेसरी है जो भी आपका परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर। केमिकल पील हुआ या कोई भी प्रोसीजर हुआ जिसमें भी हम स्किन पे इंजरी कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो इसमें भी हीलिंग के बाद आपको हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस रह सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के साथ आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना दिन में 3 से 4 बार बहुत ही इसेंशियल है। अब सेकंड हम प्रोसीजर की बात करते हैं जो है आइस पिक। जो स्कार थे उनके लिए मोस्टली यूज़ की जाती है, ये है TCA क्रॉस। इसमें क्या होता है कि अराउंड 60 to 100% ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हम लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और अ टूथपिक स्कार्स के जो बेस है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब ये भी एसिड है, ये केमिकल इंजुरी करेगा। इंजुरी करेगा तो वहाँ पे भी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। हीलिंग प्रोसेस में कोलेजन बनने लगेगा और धीरे 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 डेप्थ इनके गड्ढों की कम होती जाएगी। अब इन सभी प्रोसीजर्स में थोड़ा टाइम लगता है, आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। सिर्फ एक सिटिंग लें और चाहे कि बिल्कुल ठीक हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस आपको लेने पड़ेंगे। TCA क्रॉस में भी आपको सन प्रोटेक्शन का बेहद ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो हीलिंग के बाद आपको हाइपर पिगमेंटेशन या ब्लैक निशान हो सकते हैं। इसीलिए इसमें भी आपको साथ में सनस्क्रीन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स डेली आपको अप्लाई करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है डर्मा रोलर या फिर माइक्रो नीडलिंग विद डर्मा पेन। अब ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक्ने स्कार्स में इंजुरी क्रिएट करते हैं। डर्मा रोलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बारीक बारीक बहुत सारी नीडल्स होती हैं, अराउंड 1.5 मिलीमीटर लेंथ की नीडल्स रहती हैं। आपके स्कार एरिया पे वो यूज़ किया जाता है। इनमें प्रोसीजर में कोई पेन नहीं होता क्योंकि टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम से आपके स्किन को एनेस्थेटाइज किया जाता है। माइल्ड ब्लीडिंग होती है, हल्का फुल्का रेडनेस आ सकता है 1 डे के लिए। इस प्रोसीजर में भी वही होगा, स्किन में इंजुरी हो रही है, कोलेजन लाई डाउन करेगा सरफेस पे, डेप्थ धीरे धीरे कम होती जाएगी। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन इसमें भी आपको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है लेज़र, डेट इज़ फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। इसमें थोड़ा डाउन टाइम रहेगा, 4 to 5 डेज का स्कैबिंग प्रोसेस हो सकती है इसमें। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि वो ही सारे के सारे टाइप्स ऑफ स्कार्स पे एक्ट करते हैं। क्योंकि एक ही इंसान में स्कारिंग प्रोसेस अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो स्कार्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कहीं पे आपके आइस पिक स्कार्स होंगे, कहीं बॉक्स स्कार, कहीं पे रोलिंग स्कार्स। तो एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है इन सब का। कोई सेशन आपका TCA क्रॉस का होगा, कोई आपका फ्रैक्शन CO2 का, कोई डर्मा रोलर का, कोई PRP का। तो एक प्लान बनेगा आपका कंप्लीट स्कारिंग प्रोसेस के लिए। तो मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो एक सेशन लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। थोड़ा सा स्कारिंग प्रोसेस को ठीक करने में टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड 4 to 6 months। तो ये आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसीजर जो स्कारिंग प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है PRP, डेट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि आप ही का ब्लड लिया जाता है, मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं।
स्कारिंग को जब हम ठीक कर रहे होते हैं तो बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स हीलिंग प्रोसेस में भी जनरेट होते हैं, और यही ग्रोथ फैक्टर्स हम पीआरपी में डायरेक्टली गड्ढों के नीचे इंजेक्ट करते हैं या डर्मा रोलर के साथ हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स भी स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पे कोलेजन स्टार्ट बिल्ड करना। पीआरपी का रिजल्ट मैंने देखा है कि फर्स्ट सेशन के बाद ही गड्ढों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा एक प्रोसीजर होता है सबसिशन। ये बेसिकली रोलिंग टाइप ऑफ स्कार्स के लिए होता है जिनमें वो फाइब्रस टिश्यू डर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर से खींचे जाता है। मीन्स सबक्यूटेनियस टिश्यू डर्मिस वाले एरिया को खींचे जाता है। तो इस प्रोसेस में एक स्पेशल नीडल होती है जो हम स्कार्ड या गड्ढों के नीचे इंसर्ट करते हैं और इस फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यू जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, जो पार्ट खिंच रहा था सबक्यूटेनियस टिश्यू की तरफ वो रिलीज होता है। उसकी वजह से गड्ढों की डेप्थ कम होती है। मोर ओवर यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस वगैरह सब इन्फिल्ट्रेट होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगता है। तो सबसिजन के बाद भी आपको फर्स्ट सेशन के बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको दूसरे टाइप ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो भी लेनी पड़ सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको पंच एक्सट्रेशन करते हैं। मीन्स कि कोई स्कार्ड अगर उसका जो टेक्सचर है वो भी खराब हो रखा है तो पंच एक्सरसाइज कर लिया जाता है, वो एरिया वहाँ पे सूचर लगा के उन स्कार को ठीक किया जाता है। कईयों में सिर्फ पंच को एलिवेट किया जाता है। सरफेस अगर जो गड्ढों के जो सरफेस बिल्कुल स्किन के अकॉर्डिंग मैच करती है तो उनको एलिवेट किया जाता है, वो स्किन की सरफेस में आ जाते हैं और देन हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हमें इस वीडियो से दो चीज़ें समझने को मिली है। फर्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक्ने जैसे ही स्टार्ट होता है तभी से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें ताकि स्कारिंग का चक्कर ही ना पड़े। बिकॉज जो नेचुरल है सबसे बेस्ट है। एक बार स्कारिंग होने लग गई तो फिर कितने भी प्रोसीजर्स कर लें 70 to 80% मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट मिलेगा, कभी भी 100% नहीं हो सकता। सेकेंडली, गड्ढों का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हैव पेशेंस। एक सेशन के बाद आपको कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं मिलेगा। धीरे 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 ही आपके स्कार्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।